एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड में काम करने के बारे में। सब कुछ कवर करेंगे, जो करंट जॉब एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन्हें कहाँ पर ढूंढें, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में कैसे पता लगाएं, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, फीस और इमिग्रेशन रिलेटेड स्कैम से कैसे बचें, इसके बारे में भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। काम करने को लेकर सबसे पहले जो बात पता होनी चाहिए वो ये कि मिनिमम वेजेस यानी पर आवर जो मिनिमम सैलरी किसी को मिलती है वो क्या है। न्यूजीलैंड में अप्रैल 2025 के बाद मिनिमम वेजेस जो है वो एडल्ट्स के लिए हैं 23.50 यानी $23.5 पर घंटे, और अगर आप एक ट्रेनी या इंटर्न हैं तो आपकी मिनिमम वेजेस होगी $18.80 पर आवर। ये जैसे ही आपका ट्रेनी या इंटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा, आप मिनिमम वेजेस एडल्ट के लिए जो है उस पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आपकी सैलरी 23.50 पर आवर से नीचे नहीं हो सकती। मिनिमम वेजेस की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर आपको मिलती है। पूरा वो आइडिया देते हैं कि अगर आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो हफ्ते में या फोर्टनाइटली आपकी सैलरी कितनी होगी। करंट मिनिमम वेजेस के हिसाब से आप 1880 न्यूजीलैंड डॉलर्स कमा सकते हैं फोर्टनाइटली बिफोर टैक्स। सबसे पहले स्टूडेंट से रिलेटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट वीजा नॉर्मली उन लोगों को ग्रांट होता है जो न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन लेवल 4 या उससे ऊपर की स्टडी करने के लिए आते हैं फुल टाइम। अगर मुझे सही से याद है तो न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन 4 का मतलब है सर्टिफिकेशन कोर्स, एंड द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दैट यू कैन गेट इज न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन लेवल 10, जो कि पीएचडी या डॉक्टोरल डिग्री है। आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी स्टडी का टाइम पीरियड 2 साल या उससे ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट वीजा पे 20 आवर्स पर वीक तक आप काम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई वेरिएशन होगी आपके वीजा कंडीशन में तो आपके वीजा पर वो क्लियरली मेंशन होगा। अगर आपको 20 घंटे की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही है, डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा स्टूडेंट वीजा मिला है, आपकी स्टडी कितने टाइम पीरियड की है, तो न्यूजीलैंड आने के कुछ टाइम के बाद आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में वापस से अप्लाई कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या आपकी स्टडी वीजा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है या वेरिएशन लाई जा सकती है, ताकि आप अपने स्टूडेंट वीजा पर फुल टाइम या पार्ट टाइम काम भी कर सकें। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का मतलब हर जगह डिफरेंट होता है। नॉर्मली 30 to 40 आवर्स के बीच के एम्प्लॉयमेंट आवर्स को फुल टाइम जॉब कहा जाता है। स्टूडेंट्स को 20 आवर्स तक का मिनिमम टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है काम करने के लिए ताकि वो अपने खर्चे भी सपोर्ट कर सके, सोसाइटी को भी जान सके और अपने आगे आने वाली वर्क अपॉर्चुनिटीज को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सके, जान सके कि जॉब मार्केट कैसी है यहाँ पे, और 20 घंटे काम करते हुए उनकी स्टडी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अब स्टूडेंट्स जॉब कहाँ पर ढूंढ सकते हैं? अगर आप नए हैं न्यूजीलैंड में और आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, कलीग से बात कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग चीजें हैं। स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऑफिशियल पेज ढूंढना है जहां पर स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही जॉब एडवर्टाइज होती है तो आप स्टूडेंट जॉब सर्च की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन डालते हैं, इंटरेस्ट डालते हैं कि आप किस रोल में इंटरेस्टेड हैं, और आपको बहुत सारे जॉब ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप सी ऑल जॉब्स का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं जहां पर आपको अलग अलग रीजन में कैसी जॉब अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए उसके बारे में एक आइडिया लग जाता है। इसके अलावा इंडीड और सीक की वेबसाइट पर भी बहुत सारे जॉब एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। लिंक्डइन पर भी जॉब एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं बट बहुत मिनिमम। लिंक्डइन को आप यूज कर सकते हैं अपने एकेडमिक या प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाने के लिए। अगर आप न्यूजीलैंड में फुल टाइम स्टडी के लिए आए हैं और आपकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई करते करते ही आपको एक जॉब मिल गई और अब आपकी स्टडी कंडीशन चेंज हो चुकी है, आपको फुल टाइम से पार्ट टाइम में जाना है, तो आप क्लियरली इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी कंडीशंस कहाँ कैसे चेंज हुई हैं, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपके वीजा कंडीशंस को, स्टूडेंट वीजा कंडीशंस को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए अब थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं। जब मैं न्यूजीलैंड में पीएचडी करने के लिए आई थी तभी पीएचडी स्टूडेंट्स को भी 20 घंटे हर हफ्ते काम करना अलाउड था। अभी पीएचडी और मास्टर्स रिसर्च स्टूडेंट्स पर काम करने को लेकर वर्क आवर्स की लिमिटेशन नहीं है। अगर आप एक पीएचडी या मास्टर्स रिसर्च स्टूडेंट हैं तो आप एक फुल टाइम जॉब और फुल टाइम स्टडी दोनों एक साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आप दोनों के लिए खुद ही लायबल होंगे। स्टूडेंट वीजा पे वर्क आवर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपको काम करना जरूरी ही है। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है जिसमें आप बिना काम किए हुए अपनी पढ़ाई पर फुल फोकस दे सकते हैं तो प्लीज उसे कंटिन्यू करिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो कोई आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं आ रहा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वेदर यू वांट टू यूटिलाइज इट, वेदर यू वांट टू फोकस ऑन योर स्टडी, इज अप टू यू। स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि प्लीज जब आप काम
काम करने में आ रहे हैं तो अपनी स्टडी को भूल मत जाइए, क्योंकि आगे आने वाले वर्क वीजा की अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आपके आज का क्या फोकस है उस पर ही डिपेंड करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन की मेंबर थी, तब मैंने देखा कि वो सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए आए और उनका कोर्स की कंडीशन उस टाइम पे ऐसे थी, अगर आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज लेके आते हैं तो आप डिप्लोमा के लिए क्वालिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे आपको आगे वर्क वीजा मिलता था। बट उन्होंने अच्छे परसेंटेज नहीं लिए, अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उसे कंप्लीट नहीं किया और उसके कारण डिप्लोमा के बजाय उन्हें वापस जाना पड़ा सर्टिफिकेशन लेवल कोर्स पे, और सर्टिफिकेशन लेवल पे आगे कोई वर्क वीजा की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पैसा बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, नो डाउट, लेकिन अगर आप स्ट्रांगली फोकस्ड नहीं रहेंगे कि आप किस पर्पज से न्यूजीलैंड में आए हैं, आपने कितना पैसा, टाइम अपना ही नहीं अपने घर वालों का भी लगाया है, अगर आप ये ध्यान में नहीं रख पाएंगे तो हो सकता है कि आप आगे चल के अपने आप को और अपनी फैमिली को, दोनों को ही डिसअपॉइंट करें। प्लीज आप जॉब करिए, नो डाउट, लेकिन अपनी स्टडी से बिल्कुल भी फोकस मत हटाइए। स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगा कि मुझे ये बताना जरूरी है, तो मैंने बता दिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं वर्क वीजा को लेकर। वर्क वीजा अलग अलग टाइप का होता है डिपेंडिंग ऑन आप किस कंट्री से आ रहे हैं, किस तरीके की जॉब के लिए आ रहे हैं। करंटली न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के वेबसाइट पे 13 अलग अलग तरीके के वर्क वीजा के ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग हॉलीडे वर्क वीजा। हॉलीडे वर्क वीजा इंडियन पासपोर्ट्स के लिए नहीं है, लेकिन आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री से हैं तो प्लीज एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट में अपनी कंट्री का नाम चेक कर लीजिए। वर्किंग हॉलीडे वीजा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप यहाँ न्यूजीलैंड में घूमने के लिए आए हैं, हॉलीडे मनाने के लिए आए हैं, बट एट द सेम टाइम आप पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं ताकि घूमते घूमते आप अपना खर्चा भी निकाल सकें। जो कॉमन वर्क वीजा ऑलमोस्ट हर कोई अप्लाई करता है वो है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीजा या फिर पार्टनर्स वर्क वीजा। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास कोई जॉब ऑफर है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर से। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट यानी कि वैलिडेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर आपको मिल जाती है। यहाँ पे बेसिकली आपको हर रजिस्टर्ड या एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर मिलेंगे जिन्हें इमिग्रेशन न्यूजीलैंड मैनेज करता है और रेगुलेट भी करता है, और ये लिस्ट हमेशा ही अपडेट होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, स्कैम करने की कोशिश करते हैं, अंडर द टेबल काम करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई बिजनेस अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इन सब बातों को लेते हुए इस लिस्ट को कॉन्स्टेंटली अपडेट किया जाता है। कई बार उन्हें पेनल्टी भी लगती है, और अगर कोई इमिग्रेशन फ्रॉड या इमिग्रेशन स्कैम बहुत बड़ा है तो उसे रेडियो और न्यूज में पब्लिश भी किया जाता है ताकि ज्यादातर लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बारे में या स्कैम के बारे में पता हो और आगे आने वाले लोग उसी एम्प्लॉयर के द्वारा या उसके जैसे एम्प्लॉयर के द्वारा किए गए फ्रॉड से बच सके। अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर है, इस लिस्ट में अपने एम्प्लॉयर के नाम को चेक करना, कंपनी के नाम को चेक करना इज अ गुड आइडिया, क्योंकि ये आपको स्कैम से बचा सकता है। अगर इस लिस्ट में आपके एम्प्लॉयर का नाम नहीं है तो आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को मेल करके चेक भी कर सकते हैं कि क्या जिसने आपको जॉब ऑफर दिया है वो एक लेजिटिमेट बिजनेस है न्यूजीलैंड में या नहीं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में हर रजिस्टर्ड बिजनेस का एक बिजनेस नंबर भी होता है, तो आप न्यूजीलैंड बिजनेस नंबर की वेबसाइट पर जाकर अपने एम्प्लॉयर का, जिसने भी आपको जॉब ऑफर दिया है, उसका बिजनेस नंबर सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको वो बिजनेस नंबर नहीं मिल रहा है, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट में भी वो बिजनेस नहीं है, देन इट शुड रिंग एन अलार्म फॉर यू। इसके अलावा वीजा से रिलेटेड भी काफी स्कैम होते हैं। लोग बोल देते हैं कि अरे आपका वीजा आ गया, आप पैसे डाल दो, होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। इससे बचने के लिए आप वीजा वेरिफिकेशन सर्विस, जो कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की ही एक ब्रांच है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका वीजा नंबर है तो वो इमिग्रेशन के पास होगा ही होगा। अपने वीजा नंबर को क्रॉस चेक करके आप एश्योर हो सकते हैं कि आप किसी तरीके के स्कैम में नहीं फंस रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप अपने एम्प्लॉयर से सही क्वेश्चन करते हैं, उनकी गलतियों पे उनको पॉइंट आउट करते हैं, तो कोई एम्प्लॉयर अगर आपके साथ स्कैम करना चाहेगा भी तो भी अलर्ट रहेगा, क्योंकि आप शुरू में ही स्टैब्लिश कर देते हैं कि आप सिर्फ बातों पर बिलीव करने वाले लोगों में से नहीं है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करके उसके बाद अपने करियर का डिसीजन लेंगे। अगर आप कभी किसी तरीके के स्कैम में फंस भी रहे तो भी मेक श्योर कि आप इसके बारे में इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को बताएं, क्योंकि आप अगर बताएंगे नहीं किसी को कि आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है तो अथॉरिटीज को पता नहीं लगेगा, और जो आपके साथ हुआ है वो हो सकता है कि कल को किसी और के साथ भी हो। कई बार हम ये बातें इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमें लगता है कि हमारी कंडीशन और खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए
हैं और इमिग्रेशन के सारे रूल्स को फॉलो किया है, लेकिन एम्प्लॉयर ने आपके साथ गलत किया है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, आपके सही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी आपका रहने का राइट है वो आपको बताया जाएगा कि आप किस काम में जा सकते हैं, कहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं। आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है या आपके साथ किस तरीके का स्कैम हुआ, तो ऐसी चीजें आगे कंटिन्यू रहेंगी और किसी और के साथ कल को ऐसा स्कैम बड़े लेवल पर भी हो सकता है। पार्टनर वर्क वीजा बेसिकली मिलता है उन लोगों को, अगर आपका पार्टनर या स्पाउस यहाँ पे फुल टाइम स्टडी कर रहा है, लेवल 7 to लेवल 10 के बीच में यहाँ पे काम कर रहा है, फुल टाइम यहाँ पर मिलिट्री वीजा में है, यहाँ का रेजिडेंट है या फिर न्यूजीलैंड का सिटीजन है, तो आपको न्यूजीलैंड पार्टनर वीजा मिल जाता है। न्यूजीलैंड पार्टनर वीजा एक रेजिडेंसी वीजा नहीं है। आपके लिए जो स्पेसिफिक रेजिडेंसी एप्लीकेशंस के लिए कंडीशंस होंगी वो आपके वीजा में स्पेसिफाई कर दी जाएंगी। एक और स्पेशल कैटेगरी है वीजा की जिसे कहते हैं रिलीजियस वर्क वीजा, यानी रिलीजियस जगहों से, टेम्पल से, गुरुद्वारे से, मॉस्क से आपको अगर वर्क का ऑफर है तो भी आप न्यूजीलैंड में वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में 2019 से 2022 के बीच में बहुत सारे स्कैम हुए हैं और उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये स्कैम इतने बड़े लेवल के थे कि न्यूज और रेडियो में इन्हें पब्लिश किया गया। और इफ आई रिमेम्बर इट राइट, एक स्कैम जो गुरुद्वारे में हुआ था, वहां पर वर्क वीजा पे जिसे बुलाया गया था उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया गया था। ये एक चीज आपको कभी नहीं करनी है। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के अलावा कभी किसी और को अपना पासपोर्ट हैंड ओवर मत करिए। आजकल इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट अथॉरिटी ओरिजिनल पासपोर्ट की जगह सर्टिफाइड कॉपी ही मांगती है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट आप कभी किसी को नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर कभी आपने गलती से किसी को दे दिया और इसके बेसिस पर आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या फिर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो प्लीज इसकी कंप्लेन करिए। और जब भी मैं कंप्लेन करने के बारे में कह रही हूँ, कई लोग थोड़ा डर जाते हैं कि हमारा नाम सामने आ जाएगा या एम्प्लॉयर को पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्लेन करना चाहते हो और अपना नाम, ईमेल आईडी, आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं तो आप अथॉरिटीज को बता सकते हैं और आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। तो प्लीज डर के मत रहिए। बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं, बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसे खाते हैं, आपको अच्छे से रहने की जगह नहीं देते, आपको पैसे कम देते हैं। प्लीज इसका पार्ट मत बनिए और एक्सप्लॉइट मत होइए। जो भी न्यूजीलैंड में काम करने के लिए आ रहा है, रहने के लिए आ रहा है, उसका एक राइट है। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहां पर आपको पता लगेगा कि अगर आप ओवरसीज वर्कर हैं न्यूजीलैंड में, आपके राइट्स क्या हैं, यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके राइट्स क्या हैं, और जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपके राइट्स क्या है, इंक्लूडिंग सेफ्टी राइट्स। अब हम बात कर लेते हैं रेजिडेंसी रिलेटेड वीजा ऑप्शंस के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने किस लेवल की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, अगर आप वर्क वीजा पे न्यूजीलैंड में रहे हैं तो आपने किस लेवल का या किस एरिया में, किस सेक्टर में जॉब की है। इन सारी चीजों के बेसिस पर दो तरीके की लिस्ट रफली अवेलेबल है। वन इज ग्रीन लिस्ट एंड द सेकंड वन इज स्किल्ड माइग्रेंट रेजिडेंसी वीजा। ग्रीन लिस्ट बेसिकली कैटेगरी है जहां पर आप फास्ट पेस रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब ग्रीन लिस्ट कैटेगरी में है, आपके पास सही सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन भी है, आप 55 ईयर्स के अंदर है और मीडियन वेज से 1.5 गुना तक कमाते हैं, तो आप इस रेजिडेंसी लिस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फीस अगस्त 2025 में 6,450 के आसपास है, सो रफली अराउंड 6,500 न्यूजीलैंड डॉलर्स, और इसका प्रोसेसिंग टाइम समवेयर अराउंड 3 मंथ्स लिखा हुआ है। यू शुड एक्सपेक्ट इट टू टेक स्लाइटली मोर टाइम। ग्रीन लिस्ट रेजिडेंसी वीजा कैटेगरी में भी दो तरीके की वीजा कैटेगरीज आती हैं। पहली है टीयर 1, दूसरी है टीयर 2। टीयर 1 में बेसिकली आप सारी कंडीशंस मीट कर रहे हो और आपको स्ट्रेट अवे वीजा मिल जा रहा है। टीयर 2 में ऑप्शन ये रहता है कि आप जहां पर भी जॉब कर रहे हो उस जॉब में आपने 2 साल तक काम किया है, उसके बाद आपको ग्रीन लिस्ट कैटेगरी के अंदर रेजिडेंसी वीजा दिया जा सकता है। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे ग्रीन लिस्ट का सर्च पोर्टल है। आप अपनी इंडस्ट्री और अपने जॉब टाइटल के बारे में डाल सकते हैं और आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपकी जॉब ग्रीन लिस्ट कैटेगरी में आती है या नहीं। कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। हेल्थ सेक्टर में डेंटल प्रैक्टिशनर्स, डेंटल टेक्नीशियन इस लिस्ट में आते हैं। बिजनेस प्रोफेशनल्स में ऑडिटर्स इस लिस्ट में आते हैं। अब बढ़ते हैं स्किल्ड वीजा की तरफ। ग्रीन लिस्ट जो है वो स्किल्ड पाथवे की ही एक कैटेगरी है। ऑब्वियसली जो हाईली स्किल्ड या हाईली वेजेस लोग हैं उनको सेपरेट कर दिया गया, बट ये आती है स्किल्ड वीजा कैटेगरी के अंदर ही।
स्किल्ड वीजा बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो हाईली स्किल्ड है उन सेक्टर में जहां पर अभी न्यूजीलैंड में जॉब मार्केट में शॉर्टेज है। स्किल्ड बेस्ड जॉब लिस्ट जो है वो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे मिल जाएगी और ये हमेशा अपडेट होती रहती है। अगर आप केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हैं तो भी आप स्किल्ड पाथवे के अंदर अपना रेजिडेंसी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी के अंदर अपना एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं तो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर जाकर आप अपने पॉइंट्स एप्लीकेशन सबमिट करने के पहले चेक भी कर सकते हैं। स्किल बेस्ड रेजिडेंसी वीजा के अंदर आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक ऑनलाइन फॉर्म की तरह है। ओवरऑल आपको सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन कंप्लीट करते करते ये मिल जाती है। आपने किस लेवल की पढ़ाई करी है, आप कौन से एरिया में जॉब करते हैं, आपकी मिनिमम सैलरी क्या है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कितनी अच्छी है, आप न्यूजीलैंड में कितने टाइम रह चुके हैं। इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक पूल में जाता है। पूल बेसिकली वो सारे एप्लीकेशंस का ग्रुप है जहां पर एक ही कैटेगरी के अंदर रेजिडेंसी वीजा अप्लाई किए गए हैं। अगर आपके पॉइंट्स कम हैं तो यू शुड एक्सपेक्ट कि आपका एप्लीकेशन पूल सिलेक्शन में लास्ट में आएगा। उसकी सिलेक्शन प्रायोरिटी बेसिकली लास्ट होगी। गवर्नमेंट की किसी भी फॉर्म में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं और किसी भी जगह पे आपको लग रहा है कि आपको हेल्प की जरूरत है तो प्लीज अथॉरिटीज को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए। मैं न्यूजीलैंड में पिछले 10-12 साल से रह रही हूँ और मैंने अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में डाले हैं और आज तक मैंने कोई भी लॉयर हायर नहीं किया, क्योंकि वेबसाइट पे जाके आप जब पढ़ेंगे, टाइम देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करिए। इससे आपको अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन खुद भी रहती है और कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप स्कैम और फ्रॉड से भी बचते हैं। अगर आप लॉयर हायर कर भी रहे हैं तो मेक श्योर कि वो एक रजिस्टर्ड लॉयर है जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। जब आप किसी लॉयर को हायर करते हैं अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए तो अथॉरिटीज या इमिग्रेशन न्यूजीलैंड जो है वो डायरेक्टली लॉयर से बात करेगी। आपको लॉयर से कांस्टेंट अपडेट लेनी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। जब आप खुद एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो सारी कम्युनिकेशन इमिग्रेशन न्यूजीलैंड या कोई भी दूसरी अथॉरिटी डायरेक्टली आपसे ही करती है। प्लस लॉयर्स की फीस भी बहुत ज्यादा होती है, तो आपके लिए जो प्रोसेस इजी है आप उसे फॉलो करिए, बट माई एडवाइस विल बी टू अप्लाई योर एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या नोन हैं जो मुझसे पर्सनल लेवल पर पूछते हैं कि अगर हमें न्यूजीलैंड में जॉब सर्च करनी है तो हम ढूंढना कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले इंडीड और सीक न्यूजीलैंड की जो वेबसाइट है वो आपका इजी ऑप्शन है। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों तरीके की जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं। अगर आप स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए जॉब सर्च करना चाह रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया आप स्टूडेंट जॉब सर्च की वेबसाइट यूज कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री के लिए काम करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स NZ पर सर्च करिए। और अगर आप लोकल गवर्नमेंट या फिर काउंसिल्स के लिए काम करना चाह रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट जॉब्स या LG जॉब्स NZ की वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री या फिर प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हैं तो उनकी अपनी वेबसाइट पर जाकर उनके जॉब एरिया को, वैकेंसी, करियर एरिया को डेफिनेटली सर्च करिए, क्योंकि सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज सीक या इंडीड पर नहीं आती। लिंक्डइन पर कई बार जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लिंक्डइन को आपको एक प्रोफेशनल और एकेडमिक कनेक्शन बनाने के लिए यूज करना चाहिए। अभी ये वीडियो बनाते बनाते मेरे हाथ लिटरली जम चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। मैं अपने नोट्स चेक कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं। ये वीडियो मैं बना रही हूँ अगस्त 2025 में। अगर आज से कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए, अपडेट हो जाए। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड की हैं, तो प्लीज उन लिंक्स को जाकर पढ़िए, इन्फॉर्मेशन को गैदर करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है। अगर लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।